धानका समाज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में, समाज की प्रतिभाओं के सम्मान के कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस शेखावाटी में इस समाज की दमदार आवाज और प्रमुख समाज सेवी झुंझुनू जिले के धानका समाज के अध्यक्ष रोहतास जी, इस मेहनतकश समाज के पूरे देश में सम्माननीय, जिनको पूरा देश का धानका समाज दादा नारायण सिंह केसरी के नाम से जानता है, ऐसे संजय नारायण सिंह जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के सांसद मिथिलेश जी सुदूर दिल्ली से पधारे आपके समाज के प्रमुख समाज सेवक लक्ष्मण जी, अलवर से पधारे देशराज जी, धानका समाज के प्रदेश के अध्यक्ष इंद्र कुमार जी, हरियाणा से पधारे बलवान जी, भाई अशोक जी, इस समाज के संरक्षक की भूमिका में यहाँ काम करने वाले आपके दमदार नेता भाई सीताराम जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश जी, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन जी, और आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ पधारे गांव और ढाणी से चलकर आए मेहनतकश धानका समाज के सभी प्रबुद्धजन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, और जिन्हें भी सम्मानित किया है, आने वाले समय में इस समाज का गौरव बनने वाले नन्हे नन्हे बालक और बालिकाओं, मैं सबसे पहले आयोजन मंडल को बधाई देना चाहूंगा। इस कलयुग में कहा गया है कि संगे शक्ति कलयुगे, यानी जहां संतन होगा इस कलयुग में वही शक्तिशाली होगा। और मैं बच्चों से स्वाभाविक जीवन में हूं, मैंने स्वाभिमानी समाज को किसी भी मामले में हाथ पसारते नहीं देखा, मुक्का ताने में जरूर देखा है। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए मर मिटना इस समाज की फितरत रही है। रवि, जिस प्रकार मुझे बताया गया, जिस समाज को महाराज धनक को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान शिव द्वारा, उस समाज की शक्ति को यहाँ जगाने के लिए इस सम्मेलन की मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं, यह समाज के लिए कई बातें उठाई गई, समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात भी कही गई, और इस समाज के लिए जो संवैधानिक हक है आपका, अब की बात नहीं, 1976 से संविधान के संशोधन के माध्यम से जिस समाज को अनुसूचित जनजाति में आरक्षण मिला है, उस संवैधानिक अधिकार को जिन्होंने महरूम किया है, उनकी बात भी यहाँ कही गई। राजतंत्र में, इतिहास के पन्नों में जिस समाज को यह कहा गया है, यह समाज कभी योद्धाओं के धनुष का निर्माण करता था, और जो तर्क यहाँ किए गए, मैं समझता हूं शेखावाटी की हथेली में इस झुंझुनू का यह सम्मेलन, और इस सम्मेलन में धानका समाज के तर्कस से निकले हुए तीर निश्चित तौर पर उन शक्तियों के सीने में लगेंगे
जिनको आपके अधिकारों से आपने महरूम करने का काम किया। मुझे याद आता है जब जंग आजादी की बात की जाती है तो रामफल मंडल को भी इतिहास के पन्ने याद करते हैं। आप याद करो, आप ही के समाज के इस व्यक्ति ने ब्रिटानिया हुकूमत को उस समय ललकारा था और 9 अगस्त 1927 को इस आजादी की अलग जगाने वाले उस नौजवान रामफल मंडल को फांसी की सजा ब्रिटानिया हुकूमत में हुई थी। आज हमारा पूरा देश इस 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है, ऐसे हमारे शहीदों को नमन करता है। क्या कोई भूल सकता है उस जोगेंद्र नाथ मंडल को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ? अभी 4 दिन पहले 14 अगस्त को हमने विभाजन की विभीषिका को याद किया है। धर्म के आधार पर देश बटा, 6 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ और उस समय पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान में रह गए। वह जब उन्होंने पाकिस्तान में तुष्टिकरण को देखा, अपने हिंदुओं पर अत्याचार अनाचार को देखा, उस समय उन्होंने आवाज उठाई, मंत्रिमंडल का पद छोड़ा, पाकिस्तान की जेलों में रहे और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर आए। पश्चिमी बंगाल के लोगों ने उन्हें सर और पलकों पर बैठाया, वो सांसद बने। वो समय जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए थे, इन्हीं ने जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट को छोड़ा और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आपने संविधान का निर्माण किया है, हमें आवाज दी है, हमें बोलना सिखाया है, हमें शिक्षा से जोड़ने का आह्वान किया है, आप आओ, लोकसभा में आपकी जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को क्या हम भूल सकते हैं? मुझे इस बात की चिंता रही। निश्चित तौर पर जो मंच पर बैठे हैं, मैं कोई वफादारी नहीं करता। आप लोगों के बीच में कई बसंत जिंदगी के गुजरे हैं। आपके हक और हकूक की लड़ाई को सरकार में रहते हुए, सरकार के विपक्ष में रहते हुए हमेशा मैंने लड़ने का काम किया है। मैंने इसी राजस्थान की विधानसभा में, सीताराम जी आपको याद होगा, मैंने एक बार नहीं, मैंने 3 बार प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज उठाई थी। जब आप सरकार का गठन कर रहे थे, हमारे समाज के कुछ लोगों ने भी आपकी उस समय मदद की थी। आप इस समाज के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? ये ठानक और थान का एक आगे मात्रा लगाकर आप इनको इनके संवैधानिक अधिकार से क्यों महरूम कर रहे हो? आपको याद होगा, पहले गहलोत सरकार ने 2010 में इसी प्रकार के काम को किया था। मुझे याद है आपका प्रतिनिधिमंडल मिला, मैं सरकार में मंत्री था, अरुण चतुर्वेदी समाज कल्याण मंत्री थे। हम लगातार 3 दिन तक सचिवालय में बैठे और उसके बाद पूरे राजस्थान में आपके प्रमाण पत्र बनने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। और जो ये सरकार आई, इस सरकार ने आकर आपके बच्चों के अधिकारों का हनन किया, आपकी प्रतिभाओं के सीने में खंजर घोंपने का काम किया। आपको याद होगा जब आपको भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जब प्रमाण पत्र जारी होते थे, विभिन्न प्रकार की नौकरियां निकली। आप ही के समाज के 143 नौजवान किसी न किसी छोटे बड़े पद पर पहुंचे। और जो ये सरकार आई, इस सरकार ने फिर वही पैंतरा चलाया और आपके उस अधिकार से आपको वंचित करने का काम किया। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर अब इन बात का जवाब मांगने का वक्त आ गया। भाइयों, अभी एक नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जारी होती है। किस राज्य में कितने मुकदमे दर्ज हुए, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। मुझे कहते हुए अफसोस है, आज पूरे मुल्क में
अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है और ये कहते हैं कि हम एससी और एसटी के हिमायती हैं। अभी 6 महीनों के आंकड़े में देख रहा था, राजस्थान के अंदर इस 31 जून तक 5415 प्रकरण एसटी एससी के लोगों पर दर्ज हुए, जिन्होंने दर्ज कराई एफआईआर, उनके साथ अनाचार अत्याचार हुआ। पर दुख तकलीफ इस बात की है, 5415 में जो मामले दर्ज हुए उसमें 1104 में मात्र चालान पेश किया गया। शेष सरमाएदार लोगों ने अनुसंधान के नाम पर, अखबार के नाम पर जिनके साथ अन्याय हुआ उनको अकेले छोड़ दिया। वो अन्याय करके चला गया, पर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी इसी जून तक 488 हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ। क्या बातें हैं। कभी हमारी बहन भीलवाड़ा के अंदर बकरी चराने जाती है, अपहरण कर लिया जाता है, बलात्कार किया जाता है, पट्टी में झोंक दिया जाता है। कभी हमारी बेटी खातूवाला में पढ़ने के लिए निकलती है, अपहरण किया जाता है, थाने में बैठे सिपाही लेकर जाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करके छोड़ देते हैं। कभी हमारी बच्ची के साथ अपहरण करता है, पिता पीछे भागकर कहता है मेरी बच्ची को बचाओ, एक वाहन आता है, अपराधियों को कुचल कर चला जाता है, बच्ची का अपहरण हो जाता है। ये अत्याचार अनाचार क्यों? हम क्या बेआवाज हो गए? इस वोट की चोट से उन लोगों को संधारण करने का मौका अब आपके पास आ रहा है। ये जो मैं कह रहा था, ये 488 में जो इसे 6 महीनों में मामले दर्ज हुए हैं, या प्रेस के लोग सुन रहे होंगे, ये आंकड़ा गलत हो तो मुझे बता देना, मैं बिना तथ्यों के बोलता नहीं। इसमें भी दुर्भाग्य इस बात का है कि सिर्फ 125 मामलों में अदालत में चालान होता है, बाकी में कार्रवाई नहीं। क्या कारण है? इन सारी बातों के लिए हमें सावचेत होना पड़ेगा। जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधियों की बात है, जहां मौका मिलेगा, जहां योग्य व्यक्ति होगा, सीताराम जी मेरे काम करने की आदत को जानते हैं, हम आपसे दूर नहीं, मैं खासू दूर नहीं, थे मासू दूर नहीं, हम एक साथ। इसलिए कहना चाहता हूं भाइयों, वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ने नहीं दिया? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के उस पंच तीर्थ को, जिसको आज हमारा आने वाला नौजवान, आज हमारा विद्यार्थी देखना चाहता है, सुनना चाहता है। मऊ में जहां उनका जन्म हुआ, लंदन में जहां उनकी शिक्षा हुई, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा हुई, और चैतन्य नगरी मुंबई में, ये सारे तीर्थस्थल बाबा साहब के जीवनी से जुड़े हुए थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को। पंचतीर्थ का निर्माण भी किया और बाबा साहब के सम्मान में 14 तारीख को कितनी बार डाक टिकट से लेकर उनकी स्मृति चिरस्थायी रहे, इसके लिए भी काम किया। मैं इस अवसर पर आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप इन दिनों के अंदर वातावरण को देख रहे हैं, आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार से पीड़ित आप लोग होते हो। आपके हक और हकूक को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। आपको इंसानी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के समय में भेड़ की खाल में भेड़िया निकल कर आता है और आपके वोटों को खरीदने की कोशिश करता है। इन सब का जवाब देने का समय आ गया। आपको याद होगा जब जनधन खाते खोले जा रहे थे तो कई लोगों ने कई प्रकार की मजाक की थी। इन खातों से क्या होगा? आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के अंतर्गत अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है मोदी जी के जनधन खातों का, तो हमारे कमजोर और कमीरे वर्ग के लोगों को मिला है। पहले राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे उस लाभार्थी के पास पहुंचते हैं। कौन थे वो 85 पैसों को बीच में हड़प करने वाले?
अब उनका दरवाजा बंद करने का काम किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने सबने इंदिरा आवास की उस कहानी को सुना। जब कभी भी चुनाव आया, गरीब को मकान मिलेगा इंदिरा आवास योजना में, कभी 25,000, कभी 50,000। आज आप देख रहे हैं बिना मांगे प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान के अंदर, मैं खुद पंचायत मंत्री था, मेरे समय में 13 लाख मकान एक साथ मंजूर हुए। बड़ी संख्या में उसमें SC और ST के लोग थे। परंतु ये सरकार आई, प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी जिस प्रकार की उन्होंने आपाधापी की, वो लोग जो पात्रता रखते थे, जिनकी संख्या 8,40,000 थी, उनको महरूम करने का काम किया, क्योंकि पोर्टल पर समय पर सारी बातों को भेजा नहीं। उस समय जो सूचनाएं भेजनी थी उनको सही नहीं भेजा। आज उसमें बड़ी संख्या के अंदर हमारे समाज के व्यक्ति वंचित रह गए। आज चुनाव के समय में अब महंगाई राहत के नाम पर सरकार पैंतरा बदल रही है। सरकार अब कह रही है 100 यूनिट तक की बिजली फ्री करेंगे, महंगाई राहत में कैंप में आओ, वोट दे जाना और बिजली फ्री का मेरा गारंटी कार्ड ले जाना। कभी सरकार कहती है अन्नपूर्णा किट देंगे, NFSA से लाभान्वित लोगों को ये किट ले जाना, पर आने वाले 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में वोट दे जाना। कभी कहती है स्मार्टफोन ले जाना और वोट दे जाना। ये सरकार वही सरकार है जिसकी सरपरस्ती के अंदर 4 साल 7.5 महीने आपके अधिकारों से आपको वंचित इन्होंने किया। इनको कभी याद नहीं आया और आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं, हर एक चीज के अंदर भ्रष्टाचार का तांडव है। महंगाई राहत की बात कहने वाली कांग्रेस की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं? पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक महंगाई दर 9.6% अगर कहीं है तो राजस्थान में क्यों? क्या ये सही नहीं? पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगार की दर 28.6 है राजस्थान में, तो क्यों? क्या ये सही नहीं कि राजस्थान में लूट और झूठ का शासन चल रहा है? क्या ये सही नहीं कि राजस्थान के सचिवालय में जब फाइल होनी चाहिए वह नोट मिलते हैं, सोने के बिस्कुट मिलते हैं? क्या माजरा है? यह सरकार जो भ्रष्टाचार के तांडव को मचा रखी है, जहां सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार के आप शिकार होते हो, इस सरकार की कथनी और करनी आपके सामने है। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार, हर घर में 2024 तक स्वच्छ पानी पहुंचे, आपका समाज भी उससे वंचित नहीं। हर जगह को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, आपका समाज भी वंचित नहीं। दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में हर घड़ी तक बिजली जाए, इस सरकार ने आकर बंद कर दी। आयुष्मान में हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिले। अब दोनों की तुलना आपको करनी है। मैं तो इस वक्त में कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर ये लंबे अंतराल के बाद ये समाज एक मंच पर आया है। ये विंगम दृश्य मैं कई दिनों बाद देख रहा हूं। कहते हैं मेहनत का समाज, जैसा मैंने पहले कहा, अपने सम्मान के लिए मर मिटना इस समाज की फितरत रही है। ये समाज वो समाज है जिसको भगवान शिव ने आपके पूर्वज जनक जी को एक शक्ति प्रदान की थी। आज का समय संगठन होने का समय है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इस बात को करेंगे। और मैं ये वादा करके जा रहा हूं, आपके जाति के प्रमाण पत्र की जो विसंगतियां है, समय का चक्र घूम रहा है, दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस शेखावटी में इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। और जब सरकार और सत्ता आएगी, जब कलम में ताकत आ जाएगी, सीताराम जी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये जो विसंगतियां है ये दूर नहीं हो जाए तो फिर कहना ये 6 फुट 2 इंच का इंसान लफाजी करके चला गया। आपकी भावनाओं से मैं अवगत हुआ। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हम उसी बात पर सबका साथ करेंगे, सबको विश्वास में लेंगे, सब प्रयास करेंगे और सबका विकास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं उन प्रतिभाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा। मैंने बेटियों को इस मंच पर
बड़े ही सदे हुए कदमों में आत्मविश्वास से आते हुए देखा। जिस समाज की बेटियों में इतनी प्रतिभाएं, जिन्होंने अपने अपनी शैक्षणिक योग्यता में रिकॉर्ड बनाया है, वो समाज कभी पिछड़ा नहीं रह सकता। वो समय चला गया जब समाज में अशिक्षा का अंधेरा था, अब शिक्षा का उजाला है। और कहते हैं जहाँ शिक्षा है, जहाँ सम्मान भी आता है, वहाँ चेतना भी आती है, वहाँ जागरूकता भी आती है। और जहाँ चेतना और जागरूकता रहती है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। मैं सीताराम जी आपको, रोहतास जी आपको, और विशेष तौर पर आज जो आए हैं दादा नारायण सिंह जी को, मिथिलेश जी को, जोगाराम जी को, लक्ष्मण जी को, इंद्र कुमार जी को, बलवान जी को, अशोक जी को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज समाज की जाजम पर आपने मुझे बुलाया है। मैं आपके समाज का वैसे तो नहीं हूँ, पर आज के बाद अपने समाज का अंग मानना, अपने समाज का भाई मानना, अपने समाज का रिश्ता मानना, खून का रिश्ता नहीं है पर तो फिर भी रिश्ता है। जिंदाबाद। और मैं तो ये कहूंगा, यहाँ अनेकों लोग बैठे हैं, मेरे जन्म दिवस पर जो खून देते हैं, वो उनके साथ खून का रिश्ता भी बन गया। इन रिश्तों को निभाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, जिस भी स्थिति में करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे। आप व्यवस्था परिवर्तन के अंदर हम सब लोग लगे, आप सब लोग आए। प्रतिभाओं का सम्मान, मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।